हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी, व्याख्याता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल। आज हम कास्ट अकाउंटिंग के यूनिट 5 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा कोर्स आउटकम्स है आज का, द स्टूडेंट शैल बी एबल टू रिकॉन्सिल कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। वित्तीय लेखों एवं लागत लेखों का मिलान कर सकेगा। आपको पता ही है, कास्ट अकाउंटिंग के यूनिट 5 में जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम उसमें ये देखते हैं कि लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के लाभों में अंतर क्यों आता है और उन लाभों को हम कैसे एक करें या कैसे मिलाएं, और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से दोनों लेखांकन में वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में के लाभों में अंतर आ जाता है। उन कारणों का भी हम पता लगाएंगे और उन कारणों के आधार पर हम कैसे उनको दूर करें जिससे कि हम एक ही लाभ के पास पहुंच सकें या लाभों का मिलान कर सकें। ठीक है, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, प्रोफार्म ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप देखिए, परिव्यय लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। परिव्यय लेखा का व वित्तीय लेखा दोनों ही दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित हैं। इनके आधार पर भी एक ही होते हैं। जो आधार पत्र है एक ही है, एक ही आधार पत्र के आधार पर ये बनाए जाते हैं। लागत लेखा हो चाहे वित्तीय लेखा हो, दोनों ही डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित हैं। दोनों में लाभ और हानि का ज्ञान कराते हैं। अतः यह उचित है कि दोनों का जो अंतिम परिणाम हो वो भी एक ही आना चाहिए, यानी कि लागत लेखांकन जो लाभ दिखाए और वित्तीय लेखांकन जो लाभ दिखाए वो लाभ एक ही होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, दोनों के लाभों में अंतर आता है। तो आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर लागत में अंतर आता है? उसके पहले हम इसको थोड़ा सा परिभाषा पढ़ते हैं। यद्यपि बहुत सी परिस्थितियों में लागत लेखे और वित्तीय लेखे अलग अलग ही रखे जाते हैं, फिर भी आवश्यक है कि वे मिलान किए जाने योग्य बनाए जाएं। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो लागत लेखों की सत्यता पर कम ही विश्वास किया जा सकता है। उसी तरह से देखिए, जे हेल्डन क्या कहते हैं, जहां लेखे एकीकृत लेखा प्रणाली पर रखे जाते हैं वहां लागत तथा वित्तीय लेखे अलग से नहीं रखे जाते, फलतः समाधान की समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जहां वित्तीय लेखे तथा लागत लेखे दोनों रखे जाते हैं, लेखों का समाधान आवश्यक हो जाता है, यानी कि दोनों में जो दर्शाए गए लाभ हैं वो सेम आने चाहिए, एक ही आने चाहिए। हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, समाधान पत्र का आशय। वित्तीय लेखा व परिव्यय लेखा द्वारा दिखाए गए परिणामों का मिलान करने तथा उनकी शुद्धता को ज्ञात करने के उद्देश्य से जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे समाधान पत्र कहते हैं। यानी वित्तीय लेखा और परिव्यय लेखा के जो परिणाम है उनकी शुद्धता को ज्ञात करने के उद्देश्य से जो एक विवरण पत्र बनाते हैं उसको हम समाधान विवरण पत्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन क्या है? या खातों के दोनों सेटों की गणितीय शुद्धता की जांच करने में मदद करता है। दोनों खातों के या खातों के दोनों टू हेल्प टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बोथ ऑफ सेट ऑफ अकाउंट्स। ये दोनों या खाते के दोनों पक्षों को की गणितीय शुद्धता की जांच करने में मदद करता है। प्रबंधन लागत और वित्तीय खाते दोनों के परिणामों में अंतर कारणों को जानने में सक्षम है। साथ ही यहाँ पे लागत लेखांकन और वित्तीय खाते दोनों के परिणामों के अंतर के कारणों को भी जानने में ये सक्षम होता है। यह अलग अलग कारणों की व्याख्या करता है जो कि आंतरिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करते हैं। यह लागत डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। यह लागत और वित्तीय विभाग के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। यह ओवरहेड्स के अवशोषण और मूल्य ह्रास और स्टॉक मूल्यांकन विधियों के बारे में नीतियों के निर्माण में मदद करता है। यह प्रबंधकीय निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है। अब देखिए, लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ में अंतर के क्या कारण हैं। डिफरेंस इन प्राइम कास्ट, मूल लागत में अंतर। डिफरेंस इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड, अप्रत्यक्ष व्यय या उपरिव्यय में अंतर। जैसे कि आपको पता होगा, वित्तीय जो लेखे हैं, वित्तीय लेखों में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड नाम के कोई आइटम नहीं होते, ना तो हम इसको इसमें इंक्लूड ही करते हैं। वहां जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं सभी एक्सपेंसेस को हम लिख लेते हैं। जबकि
कास्ट शीट में हम पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से संबंधित जितने जितने खर्चे हैं उन सबको डीप में हम इंक्लूड करते हैं, पूरा फोकस हम प्रोडक्शन कास्ट पे करते हैं। जबकि वित्तीय लेखों में हम कंपनी के और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को भी जोड़ते हैं, जिस वजह से भी वित्तीय लेखों के लाभों में और लागत लेखों के लाभों में अंतर आ जाता है। साथ ही तीसरा जो है, व्यय तथा हानि की कुछ मदों का लागत लेखों में सम्मिलित न होना। इसी तरीके से व्यय एवं हानि की कुछ मदों को वित्तीय लेखों में भी सम्मिलित न करना। इसी प्रकार से आय तथा लाभ की कुछ मदों का लागत लेखों में सम्मिलित न होना। ऐसे मदें जो केवल लागत लेखों में सम्मिलित की जाती हों, राशि लगाने की विधियों में अंतर, स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो 7 तरह के आप देख रहे हैं। इस वजह से लागत लेखों वित्तीय लेखों में लाभ आ जाता है। मूल लागत में अंतर, अब आप देखिए यहाँ पे वित्तीय लेखों में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहां मूल लागत नाम के कोई आइटम नहीं होता, कोई मद नहीं होता है, कोई हेड नहीं होता है, ठीक है। वहां प्रत्यक्ष व्यय उपरिव्यय भी नहीं होता है, जबकि लागत लेखों में अप्रत्यक्ष व्यय, ओवर व्यय, मूल लागत, ये सब होते हैं। कुछ व्यय और हानियां ऐसी हैं जो लागत लेखों में तो शामिल की जाती हैं लेकिन वित्तीय लेखों में शामिल नहीं की जाती है। उसी तरह से वित्तीय लेखों में जो चीजें शामिल की जाती हैं उनको लागत लेखों में भी हम शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर, लागत लेखांकन में हम जो स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं जो एक्चुअल है उस आधार पर करते हैं, ठीक है। राशि लगाने की विधियों में भी अंतर हो सकता है। अब देखिए समाधान विवरण पत्र क्या है। जिस प्रकार बैंक पासबुक तथा रोकड़ पुस्तक का मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार लागत लेखों तथा वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ का समाधान या मिलान करने के लिए समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है। लागत लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ को आधार मानकर निम्नलिखित कार्यविधि अपनाते हुए समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम लागत लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ को आधार मानिए। हम आपको बता रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहले यदि प्रश्न दिया है, प्रश्न में आपको सबसे पहले लागत लेखों द्वारा जो लाभ प्रदर्शित किया गया है उसको आप आधार मानिए। इसके बाद आप लागत लेखे तथा वित्तीय लेखों में वसूल किए गए प्रत्यक्ष व्ययों की तुलना कर ऐसे प्रत्यक्ष व्ययों के अंतर की राशि को लागत लेखों के साथ में जोड़ा जाता है जो लागत लेखों में अधिक वसूल किए गए हों, तथा ऐसे व्यय जो लागत लेखों में कम लिखे गए हैं उन्हें लागत लेखे के लाभ में घटाया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि लागत लेखों में अप्रत्यक्ष व्यय उपरिव्यय की राशि वित्तीय लेखों की तुलना में अधिक लिखी गई होती है तो इस राशि को लागत लेखों के साथ के लाभ में जोड़ा जाता है। इसके विपरीत यदि लागत लेखों में उपरिव्ययों की राशि कम वसूल की जाती है या कम लिखी हो गई होती है तो इसे लागत लेखे के लाभ में इसे घटाया जाना चाहिए। अगला है 4th नंबर, ऐसे व्यय या हानि जो केवल लागत पुस्तकों में दिखाई गई हो उन्हें लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ में जोड़ देना चाहिए। यानी कि लागत लेखों में यदि व्यय बढ़े हुए हैं तो लागत लेखों का जो लाभ है लाभ में उसको जोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यय हानि जो वित्तीय प्रवृत्ति के होने कारण केवल वित्तीय पुस्तकों में दिखाई गई हो तथा जिन्हें लागत लेखों में वसूल न किया गया हो उन्हें लागत लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ में से घटाया जाना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यय जो लागत लेखों में नहीं लिखे गए हैं या कम लिखे गए हैं उन्हें लागत लेखांकन के लाभ से घटा देना चाहिए। ऐसे आय या प्राप्ति जो केवल वित्तीय लेखों प्रदर्शित की गई हों उन्हें लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ में जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह से यदि लागत पुस्तकों में प्रारंभिक रहते का मूल्यांकन अधिक मूल्य पर तथा अंतिम रहते का मूल्यांकन कम मूल्य पर किया गया हो तो इस अंतर की राशि को लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ में जोड़ देना चाहिए। यदि लागत पुस्तकों में प्रारंभिक रहतिया कम मूल्य पर तथा अंतिम रहतिया अंतिम मूल्य मूल्यांकन किया गया हो तो ऐसी स्थिति में इस अंतर की राशि को लागत लेखों में से घटाया जाना चाहिए।